स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक ट्रिक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी की। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, उसका बेसिक काम क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो रैम का बेसिक काम जो होता है कि हमारे जो एक्सटर्नल डिवाइसेज होते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं उससे डेटा कलेक्ट करना और प्रोसेसर तक पहुंचाना। तो एक्सटर्नल हमारे डिवाइसेज या हमारे सेकेंडरी डिवाइसेज क्या क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम एचडीडी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तीसरा आता है हमारा सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। चौथा हमारा फ्लॉपी डिस्क। इसके अलावा सीडी का ही अलग अलग टाइप होता है, डीवीडी और ब्लू-रे। इसके अलावा हमारे पास आता है पेन ड्राइव। तो ये अलग अलग हमारे हैं। आजकल के टाइम पे हाँ हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव भी आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस हैं, एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं। ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो ये जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं इसमें जितना भी डेटा कलेक्ट होता है वो प्रोसेसर तक जाता है थ्रू रैम से। ये भी एक तरीके का प्रोसेस ही है। तो वो प्रोसेसर तक जाता है तो प्रोसेसर उसका जो भी आउटपुट निकालता है फिर वो आउटपुट डिवाइसेस तक भेजता है। तो ये जितना भी काम है बीच में रैम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक सवाल आपके मन में छुटका सा आ रहा होगा कि ये रैम का फिर फायदा ही क्या, मतलब रैम का यूज क्यों हम लोग कर रहे हैं जब हमारा इतना एक्सटर्नल हम लोगों ने या इंटरनल अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस का यूज कर रखा है पहले से ही। तो रैम जो है वो क्या होती है, अपनी जितने भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उससे काफी ज्यादा फास्ट होती है। जैसे कि हम लोग हार्ड डिस्क को ही ले सकते हैं। तो हार्ड डिस्क में एक डिस्क होती है जो कि रोटेट करती है। तो उसकी रोटेटिंग स्पीड जो है रैम के मुकाबले कुछ भी नहीं है, बहुत छुटकी सी चीज है। तो रोटेटिंग स्पीड उसकी आज के टाइम पे मैक्सिमम आती है 7200 आरपीएम की स्पीड होती है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। अब ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हार्ड डिस्क के ऊपर उसके फिर अच्छे से ध्यान से डिस्कस करेंगे। तो अब उसके मुकाबले पे हमारी जो रैम होती है काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो यही चीज है कि रैम हमारी इतनी ज्यादा फास्ट होती है, इसीलिए रैम को हम लोग यूज करते हैं। अब रैम को यूज करने का एक और कारण है कि रैम जो है हमारा अलग अलग डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट करता है फिर वो प्रोसेसर तक एक बार में भेजता है। इसको हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का मेन काम होता है कि अलग अलग जितने भी डिवाइसेस है स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनसे डेटा कलेक्ट करना और उसको एक बना के हमारे सीपीयू तक पहुंचा देना, यानी हमें प्रोसेसर तक पहुंचा देना। अभी यहाँ पर एक चीज आपको और जान लेनी चाहिए कि अलग अलग क्या होगी कि मान लीजिए हमारे हार्ड डिस्क में एक ड्राइव है सी ड्राइव, उसमें अलग अलग फाइल्स हैं। तो वो सारी अलग अलग फाइल से अलग अलग डेटा कलेक्ट करके उसको एक साथ करके रैम फिर उसको प्रोसेसर तक भेजती है। डीमल्टीप्लेक्सिंग भी एक टर्म होता है, ये भी एक तरीके का सर्किट है। क्या होता है कि कई बार अलग अलग डेटा जो है हमारे प्रोसेसर से रैम तक भेजे जाते हैं। तो वो अलग अलग जो डेटाज हैं उसको एक बना के सिंगल बना के उसको स्टोरेज डिवाइस तक पहुंचाना हमारे रैम का काम भी होता है। तो बेसिक चीज है कि आपने अलग अलग फोल्डर्स को स्कैन एक तरीके से उसने स्कैन करके प्रोसेसर तक भेजा और फिर जो प्रोसेसर से अलग अलग डेटा है उसको स्कैन करके एक जगह पर हमारे स्टोरेज डिवाइस तक भेज दिया। तो बेसिक काम हमारे रैम का यही है और इसीलिए हम रैम को यूज करते हैं। अब जान लेते हैं कि रैम जो हम लोग यूज करते हैं ये मेन है क्या। तो रैम जो है हमारे प्राइमरी मेमोरी है। अभी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर के सबसे ज्यादा करीब होती है और प्रोसेसर सबसे पहले उसी को एक्सेस करता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी सीपीयू वाली देखी होगी प्रोसेसर वाली वीडियो तो उसमें आपको पता होगा कि हमारे प्रोसेसर के पास भी एक मेमोरी होती है जिसको हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं। तो कैश मेमोरी के बाद जो है कैश मेमोरी क्योंकि काफी छोटी होती है तो इसीलिए रैम भी होती है उसी के लिए। तो कैश मेमोरी के बाद जो है सबसे पहले रैम से ही स्टोरेज लिया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो रैम के बारे में और जान लेते हैं। रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी कही जाती है। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार पावर ऑफ कर दिया तो जितना भी डेटा आपकी रैम में कलेक्ट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप खोला और एकदम से आपने उसकी पावर कट कर दी या बैटरी आपने निकाल दी, तो क्या होता है कि जितनी भी चीज आपकी बैक में फंक्शन कर रहे थे वो सारे फंक्शन एक ही बार में डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो ये चीज आपके वॉलेटाइल मेमोरी का एक टाइप होता है। वॉलेटाइल मेमोरी का एक मतलब होता है यही कि एक बार जो आपका पावर कट हुआ तो सारा डेटा फिनिश।
तो वॉलेटाइल आप समझ चुके हैं। तो आज के टाइम पे जितनी भी हमारी है रैम्स आती हैं वो आईसी और मोस्ट मेमोरी सेल के मदद से बनती है। आईसी आपको पता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और मोस्ट मेमोरी की बात करते हैं, मोस्ट मेमोरी सेल ये क्या होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी सेल। इसका मेन काम होता है, ये मेमोरी सेल होते हैं छोटे छोटे मेमोरी सेल जो कि हमारे रैम का मेन बेसिक फंक्शन होते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी भी दो तरीके की रैम हमारी आती है। वॉलेटाइल मेमोरी में भी तो दो तरीके की रैम होती है। पहली आती है हमारी डी रैम, जिसको हम लोग डायनेमिक रैम कहते हैं। दूसरी हमारी आती है एस रैम, जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं। डी रैम 1970 में इंट्रोड्यूस हुई थी और उसके बाद से ये चलते आ गया है। और 1992 में डी रैम से एस रैम आ गई, जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं। तो स्टैटिक रैम जो होती है वो डी रैम से काफी ज्यादा फास्ट होती है। इसके अलावा जो हमारी डी रैम होती है वो पहले यूज की जाती थी और इस टाइम पे करंटली एस रैम यूज होती है। और ये दोनों ही रैम जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझती हैं आज के टाइम पे। वैसे जितने भी हमारे साइंटिस्ट लोग हैं जो रैम के और बाकी की स्टोरेज डिवाइसेस पे काम करते हैं वो यूज कर रहे हैं कि 0-1 की लैंग्वेज की जगह, बाइनरी लैंग्वेज की जगह हमारी खुद की लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी या जितनी भी दुनिया भर में जितनी भी अलग अलग लैंग्वेज है, कंप्यूटर डायरेक्ट उसी भाषा को ले, उसी भाषा को एक्सेप्ट करे। तो अगर ये हो जाता है तो काफी ज्यादा हमको आगे जाके फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी, काफी मतलब फास्ट हो जाएगा हमारा प्रोसेसिंग सीपीयू की और बाकी चीजों की। तो ये हो जाता है हमारा डी रैम और एस रैम। तो अब आपने जान लिया। तो आज के टाइम पे आपको सभी एस रैम मिला करेंगे और इस एस रैम में भी आपको एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं DDR, ठीक है। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट। ये क्या करता है? जो डेटा रेट होता है वो डबल कर देता है, दो डेटा रेट्स को, मतलब एक साथ दो डेटास को कलेक्ट करता है। दो डबल का मतलब यहाँ पर आप दो भी कह सकते हो या दो से काफी ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कई अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करता है, तो इसलिए इसको डबल डेटा रेट कहते हैं, DDR। और ये DDR की भी सीरीज चलती आ रही है, DDR1, DDR2, DDR3 और अभी करेंटली में चल रहा है जो है DDR4 और फ्यूचर में आने वाला है DDR5, ठीक है। तो DDR4 जो है वो इस टाइम पे 10nm पे बेस्ड है। यहाँ पर भी आपको रैम में भी एक चिपसेट मिल जाता है, प्रॉपर चिप्स मिल जाती हैं उसमें। तो वो भी सैमसंग इस टाइम पे अभी तो करेंटली बना रहा है, तो वो तो 10 नैनोमीटर पे तैयार करके उसको चिप्स को उसकी तैयार कर रहा है, मेमोरी सेल्स जो होती है। तो ये तो हमारी बात हो गई। अभी बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमको कौन सी रैम देखने को मिल सकती है। तो उसको हम लोग कहेंगे DDR5। ये भी हमारा हो सकता है जहाँ तक सैमसंग ही लेके आएगा। तो DDR5 रैम जितनी भी होगी वो हमारी हो सकता है 2021 से 2022 के बीच में आ जाए, तो काफी हमारे को आसानी हो जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं। तो DDR रैम में हमको ऐसा क्या देखना चाहिए। अब DDR4 की तो बात हो गई। तो DDR4 में अब यहाँ पर हमारे आ जाती है क्लॉक स्पीड DDR4 में अलग अलग बटी हुई है। शुरुआत होती है 1600 मेगाहर्ट्ज से। अब यहाँ पर क्लॉक स्पीड का मेन क्या काम है? तो भैया जितना जल्दी वो डेटा एक डिवाइस से कलेक्ट करके दूसरी जगह भेज पाएगी, अगर इसमें स्पीड ही नहीं होगा तो कहाँ से काम चलेगा। तो यही के लिए यहाँ पर हमारे को क्लॉक स्पीड मिलती है। तो क्लॉक स्पीड 1600 मेगाहर्ट्ज से शुरू होती है। DDR4 की स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि भैया करंट में यही चल रही है। कोई भी मदरबोर्ड आज के टाइम का खरीदोगे, चाहे वो इंटेल के चिपसेट पे बेस्ड हो या फिर वो AMD के चिपसेट पे बेस्ड हो, ठीक है, चाहे वो LGA सॉकेट के साथ आता हो चाहे वो AM के सॉकेट के साथ आता हो, आपको दोनों ही जगह पर DDR4 की रैम देखने को मिल जाएंगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसमें 2 स्टिक लगाते हो या 4 स्टिक लगाते हो या सिंगल स्टिक लगाते हो, ठीक है। तो इसमें आपको 1600 देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको उसमें 1800, 2400 और 3000 मेगाहर्ट्ज और 3200 मेगाहर्ट्ज ये इतनी देखने को मिल जाती हैं। तो पुरानी जो आती थी 2014 तक की DDR4 रैम्स, तो जो सैमसंग ने नहीं डिजाइन करी थी, तो वो तो काफी कम मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे थी। उसके बाद में यहाँ पर आपको 2400 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3200 मेगाहर्ट्ज तक की जो आज के टाइम पे एकदम ब्रांड न्यू इतनी चमकती आपको जो रैम देखने को मिलती है वो आपको सैमसंग डिजाइन करके देता है। मोबाइल फोन्स में भी आपको जो रैम दिखाई देती है, जो आपको रैम मिलती है, उनको हम लोग LPDDR कहते हैं। LPDDR का क्या मतलब है? LP का मतलब होता है लो पावर्ड,
फिर DDR का फिर वही फुल फॉर्म है डुअल डेटा रेट। तो यहाँ पर है कि लो पावर होती हैं। अब आपको ये लगता होगा कि आपके जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उसमें तो इतनी कम मेमोरी होती थी, इतना 1-2 GB की रैम होती थी, क्या जरूरत है, उससे ज्यादा अभी बढ़े नहीं होंगे। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे काफी आगे हो चुका है, काफी एडवांस हो चुका है। आपको मोबाइल में जितनी मेमोरीज होती हैं, अगर आपको मोबाइल के बारे में और जानना है तो आगे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं फिर बना दूंगा कि मोबाइल में आपको क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। पर अभी बात कर रहे हैं हम लोग कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर में हमारी जो रैम होती है उसमें आपको मैक्सिमम 128 गीगाबाइट्स तक की आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ये रैम की बात कर रहा हूँ मैं, गलत ना समझ लीजिएगा ये कि SSD या HDD की बात कर रहे हैं, अब ये रैम की बात कर रहे हैं 128 गीगाबाइट्स तक की। हाँ, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है और ये हम लोग बेसिक अपने कंप्यूटर्स में नहीं लगाते हैं, क्योंकि भैया इतनी फास्ट स्पीड देके करना गया है, हम लोगों का काम 32 GB या 64 GB तक नहीं चल जाता है। बाकी 128 GB तक जाना है सर्वर के कंप्यूटर कर सकते हैं, तो कोई को भी उसमें इंटरेस्ट होगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि भैया 30 पे रहते हैं और 30 की बात करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम 64 GB तक जाते हैं। पर अगर आपका यूजेज जो है बेसिक सा है कि आपको वर्ड खोलना है या आपको बेसिक से काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या इसकी जरूरत है 64 GB का रैम लगा लें आप उसके लिए? जी नहीं। अगर आप चाहें तो उसमें आप 4 GB भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आज के टाइम पे अगर आपको एक हार्ड से हार्ड कोई भी टफ से टफ सॉफ्टवेयर का यूज करना है तो आप उसको 8 GB तक एक्सटेंड करें। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मेरा लैपटॉप भी 8 GB की स्पेसिफिकेशन वाला है, ठीक है। तो 8 GB है तो इसमें आप आराम से फोटोशॉप चला सकते हैं, आप बेसिक से बेसिक जितने भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनको रन कर सकते हैं। अगर आपका काम सिर्फ वर्ड यूज करना है, एक्सेल यूज करना है, पावर पॉइंट यूज करना है, या फिर एकदम से आप बचकानी हरकतें लेकर आए हैं, या फिर आपको कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपको पेंट का यूज करना है, तो हाँ आप 4 GB कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट नहीं लिखा गया है। पर हाँ, अगर आपको आज के टाइम पे भारी भरकम ऐप चलाने हैं, सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो आप 1 GB तो कम से कम रखिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को GTA 5 खेलना है, मेरे को PUBG खेलना है, मेरे को Fortnite खेलना है, तो ये गेम के लिए बताओ कौन सी रैम बेहतर पड़ेगी? तो 8 GB की रैम आपके लिए है, पर 8 GB की रैम आपको एकदम हवा वाली गेमिंग नहीं कराएगा, वो आपको लो मीडियम सेटिंग्स में आपको आराम से गेमिंग करा देगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी फाइल्स, जितने भी हमारे गेम्स होते हैं, GTA 5 हो गया, PUBG हो गया, Fortnite हो गया, तो ये सब काफी बड़े बड़े गेम्स हैं, काफी ह्यूज इनकी स्टोरेज है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं GTA 5 का, तो 50 GB से स्टार्टिंग हो जाएगी। 50 GB आपने मार्केट से गए लेके आए, 7 CD रोटी अलग अलग CD आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने उसको रन कर दिया, अब वो उसके बाद अपडेट कर रहा है। तो हाँ, फोन से तो आप कर नहीं पाओगे इसका काम, तो मतलब फोन से आप ये सब चीजें अपडेट नहीं कर सकते फोन के मोबाइल डेटा से। पर तब भी अगर आपने कोई जुगाड़ लगा तो उसको कर लिया, तो अगर आपके में रैम कम होगी, 8 GB होगी, तो चल तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, उतनी खास स्मूथनेस नहीं मिलेगी, रेंडरिंग आपको प्रॉब्लम देगा, मतलब बेसिक है वो रेंडर ही स्लो करेगा। यहाँ पर बात आती है आपके ग्राफिक कार्ड की भी, पर अभी बात हम लोग रैम की कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेंडरिंग स्पीड जो है रैम की तरफ से भी थोड़ी स्लो मिलेगी, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा आपके हार्ड डिस्क या फिर SSD से। तो यहाँ पर यह आपका थोड़ा या ज्यादा मात्रा में नहीं कलेक्ट कर पाएगा, यहाँ पर आपका थोड़ा रैम चूक जाएगी, मात खा जाएगी। तो ये बात तो आपने जान ली। अभी बात कर लेते हैं कि आपने अपने हिसाब से रैम चूज कर ली कि आपको बेसिक 8 GB की रैम यूज करनी है। आपने सोचा कि ये सब हमने चूज कर लिया, आप सोचते हो कि हमको 8 GB नहीं चाहिए, बिल्कुल 8 GB हटा दो। ऐसा आप आज के टाइम पे नहीं करें तो मेरा अच्छा यही सुझाव है, क्योंकि रैम के जितने भी प्राइस हैं, अगर आप 8 GB की लेते हो या आप 16 GB की 2 स्टिक्स लेते हो, तो आपको सब में बेसिक से बेसिक में और हाई एंड से हाई एंड जितनी भी है सब में आपको 8 GB तो मिल ही जाएगी, चाहे वो बेकार हो, चाहे वो एकदम ऐसी हो एकदम जिंदगी में रोशनी। तो
आप अपने हिसाब से RGB को तो आज के टाइम पे निगलेक्ट कर ही नहीं सकते हो, वो तो आज के टाइम पे नया ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि RGB के अलावा हमको आपके रैम में एक नई चीज देखने को मिलती है जिसे हम हीट सिंक कहते हैं। तो जिन लोगों ने बहुत पहले के टाइम पे अपना फोन या अपना मतलब PC या डेस्कटॉप को असेंबल कभी किया हो या फिर अपने घर पे PC पड़ा है उसको बनवाने के लिए लेके गया हूँ, तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको कैसी रैम स्टिक मिलती थी। पर आज के टाइम पे क्या है कि वो बहुत ही प्यार से उसमें हीट सिंक्स लगे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती जा रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया 3200 मेगाहर्ट्ज तक की उसकी स्पीड बढ़ा दी है, तो उस हिसाब से वो हीट भी कर रही है, इसीलिए वो उस पर हीट सिंक्स लगे होते हैं ताकि ये सारी बातें आपकी हो गई हैं रैम के बारे में। अगर आपको रैम लेना है तो आपको सबसे पहले चुनना पड़ेगा कि आपके डिवाइस के हिसाब से कौन सी रैम लगेगी। अगर आपको पता है कि आपने एकदम ब्रांड न्यू बनाया है तो आप DDR4 आंख बंद करके ले लीजिए। ये जितनी भी हमारी रैम है वो डिम स्लॉट में लगती है, DIMM डिम स्लॉट। ये आपको मदरबोर्ड में एक स्लॉट देखने को मिल जाता है जो कि 2 भी हो सकते हैं या फिर वो 4 भी हो सकते हैं। 4 के आगे मिलते नहीं है। आप सर्वर पे जाइए तो आपको 16, 32, 64 जितना चाहिए आपको उतना रैम लगा सकते हो। पर अभी अगर नॉर्मल मदरबोर्ड की बात करते हैं तो आपको 2 या 4 आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं, डिम स्लॉट्स। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से रैम लगानी होती है। अगर आपने यहाँ पर 2, 4 आपको स्लॉट्स दे रखे हैं तो आप 1 और 3rd में लगाइए या फिर आप 2nd और 4th में लगाइए। इससे आपको जो रैम की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपका जो मदरबोर्ड है वो डुअल चैनल को सपोर्ट करने के लिए बना है। अगर आप 2 रैम स्पीड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से ये बात काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो अब बात हम कर लेते हैं कि भैया ये वीडियोस हम ऐसी ही क्यों ला रहे हैं। तो क्योंकि भैया मेरा ये अर्ली स्टेज है, मैं कोई नई प्रोडक्ट का रिव्यू या उसके बारे में उतना नहीं बता सकता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए अभी आपको स्टार्टिंग एज में अपने हम नॉलेज देते चले। क्योंकि अगर हमने इस वीडियो पे, इस चैनल पे हमने सक्सेस पा लिया तो आगे चल के हम इसी से रिलेटेड ही अपना कंटेंट लाएंगे। और हो सकता है कि हम सिर्फ कंप्यूटर पे ना रहे, हम मोबाइल फोन्स पे भी आ जाएं, हम कंप्यूटर के अलग अलग पेरिफेरल्स की बात करें जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा आप एक तरीके से मनोबल बढ़ा सकते हैं, हमको आप मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कुछ प्यार सा कमेंट कर दीजिए, या फिर कोई सजेशन या फीडबैक कुछ देना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।